नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जा सके जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आपके लिए बनाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। इस बार का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी अहम रहा। कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की, साथ ही बताया कि कैसे ये सत्र अहम रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के बयान की भी निंदा की और बताया किस तरह से कर्जे को लेकर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिए गए आंकड़े गलत थे। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन वैसे ही हुआ जैसे आगाज हुआ। कई मायनों में ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहा। सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र में कैसे सत्ता पक्ष की तरफ से हर सवाल का जवाब खुलकर दिया गया। वहीं आगरा नहर के दूषित पानी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार का पक्ष साफ किया। आगरा नहर जो दिल्ली से निकलती है उसमें प्रदूषण बहुत मात्रा में है। उसके पानी का उपयोग हमारा फरीदाबाद जिला, पलवल जिला, नूंह जिला, ये तीनों जिलों में पानी का उपयोग लोग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का प्रदूषण वहाँ होता है, बहुत ही एक कठिनाई भरा एक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके ऊपर चर्चा हुई है और हमने अपनी जो सरकार की ओर से जितने भी पग उठाए गए हैं वो सब बताए हैं। साथ में दिल्ली सरकार को आग्रह किया है कि इस पानी को साफ करके भेजें। दिल्ली के लोगों की ओर से भी जो बात बार बार आती है कि हरियाणा से चाहे यमुना से पानी जाता है, चाहे नजफगढ़ ड्रेन से पानी वहाँ पहुँचता है, उसके लिए हम भी जो पग उठा रहे हैं वो सब बताए गए हैं। हम पानी को साफ करने का अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो अथवा यमुना हो। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसटीपी, सीटीपी से लगाया जाए और इसका बीओडी, सीओडी का लेवल जितना ज़्यादा कम आएगा उतना अच्छा। यही आग्रह दिल्ली सरकार को भी किया है कि दिल्ली के ऐसे प्रदूषित पानी को साफ करके उसमें डालें, ताकि आगे चाहे यमुना में पानी जाए, चाहे आगरा कैनाल में जाए, वो साफ पानी होकर के आगे जाना चाहिए। एक दूसरा जो कॉलिंगटेशन मोशन वो सोनीपत के ठेकेदारों ने जो L13 के गोदाम के स्टॉक में जो चोरी की है, उस विषय पर चर्चा इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि ये विषय भी कोर्ट के अंडर सब्जुडिस केस होने के नाते से, अंडर लिटिगेशन होने के नाते से उस पर। वहीं कर्जे को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आंकड़े पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत तथ्य पेश करना ठीक नहीं, इससे प्रदेश की छवि धूमिल होती है। एक तो जो गलत बयानी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने जो बताया है कि 4,15,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है हरियाणा के ऊपर, वो एकदम गलत तथ्य है। क्योंकि CAG 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें जो उल्लेख किया गया है 2,39,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जबकि हमारे अकाउंट्स, क्योंकि 2 वर्ष तक इन अकाउंट्स को मिलान करना होता है, तो 2,27,000 करोड़ ही है। तो ऐसे 11-12,000 करोड़ का अंतर तो उसमें भी है, लेकिन या तो 2,27,000 है, नहीं 2,39,000 है। कहीं किसी भी कीमत पर 4,15,000 का जो आंकड़ा है ये मिसकोट किया गया है और इससे जो छवि हरियाणा प्रदेश की वो दूसरे प्रदेशों में धूमिल होती है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया है और उन लोगों को एक आगाह किया कि इस प्रकार की गलत बयानी कम से कम बाहर न। वहीं कासन और आसपास के क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार का पक्ष साफ किया। ऐसे ही कासन और इसके आसपास के गांव गुरुग्राम जिले में जिनकी जमीन एक्वायर की गई थी, 2010 में एक्वायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो 2010 का मुआवजा वही उनको मिलना चाहिए। हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कि आज रेट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ
तो उस ज़्यादा रेट के कारण से नई पॉलिसी एक बना करके, वो भी नो लिटिगेशन पॉलिसी है, अगर कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो उस पॉलिसी में लगभग 2,67,000 रुपया अभी उनको मिलेगा। हाँ, यदि 21,000 रुपये की एन्युटी को भी, 33 साल की एन्युटी उसको भी छोड़ते हैं, वो भी उसमें अतिरिक्त 3.5 लाख रुपया और मिलेगा पर एकड़, तो ये 2 लाख, लगभग 2,71,00,000 रुपया पर एकड़ का ये उनको मिलेगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, अभी जो समाचार मिल रहे हैं, इससे सब लोग संतुष्ट हैं। और यदि किसी को ये मंजूर नहीं है तो फिर जो ओरिजिनल अवार्ड है 92 लाख रुपया और 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ये दिया जाएगा। फिर कोर्ट जो फैसला करेगा उस हिसाब से हम करेंगे। नई योजना में इस प्लॉट का साइज 1000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है और ये बाईबैक करने के रेट भी उनको बता दिए हैं कि किस रेट पर हम उनसे बाईबैक करेंगे, ताकि कुल मिलाकर के उनको जिस राशि मैंने बताई है 2,67,00,000 अथवा 2,71,00,000 ये उनको प्राप्त हो जाएगी। वहीं पंचायतों के अधिकारों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की और पोर्टल के रोल के बारे में भी जानकारी दी। पंचायतों के चुनाव के बाद एक उनके कितने अधिकार होने चाहिए, तो जो पहले उनकी फाइलें सब प्रदेश सरकार के पास आती थी, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार उनको पहले से भी मिला हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं था। आज सबने घोषणा कर दी है कि जो उनका पैसा यानी पंचायतों का अपना फंड्स होंगे या जो ग्रांट रेट दी जाएगी, उस सारे का निर्णय पंचायतें स्वयं करेंगी। अप्रूवल उन्हीं के जो हेड्स हैं वो करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो इंजीनियर्स हैं नीचे से ऊपर तक उसके रेंज बना दिए हैं वो सब करेंगे, ताकि समय पर उनका काम वो हो सके। लेकिन काम सारे ये हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल जो है, वर्क्स पोर्टल, उसके माध्यम से होगा, ताकि पारदर्शी काम ये सब हो और उसमें टेंडर जो हैं वो कम्पिटिटिव रेट पर क्वालिटी अच्छी हो और जो ठेकेदार हैं वो भी अच्छे लेवल के वो ठेकेदार उसमें भाग लें। तो ऐसा जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल में ही वो टेंडर डाल करके अपने काम को करा पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल के विषय, अध्यापक के विषय पर भी चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में 3% कोटा है, वो 4 विभागों में ही दिया जाएगा। स्कूलों का विषय भी एक आया है, उसमें बहुत सी चीजें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का विषय है, चाहे वो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं वो विषय भी है, अध्यापकों के विषय है, ये सारे एक क्लैरिफिकेशन करके उनको बताया है। और बहुत विषय तो कई बार विपक्ष के लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में। वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहां से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा, उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है। तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों के खेत में जल भराव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बढ़ाकर मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जिन किसानों ने अपनी जमीन को भट्टों के इस्तेमाल या फिर अपनी जमीन की खुदाई करवाई है, उन्हें ये मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कुछ किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी भरने के कारण से जिनकी बिजाई नहीं हुई है, ऐसे सबको जो मुआवजा पहले 6,000 रुपया एकड़ मिलता था, उनको 7,500 रुपया एकड़ पर एकड़ ये मिलेगा। और केवल जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को जहां भट्ठे लगाने का उपयोग किया है या ज़मीन खुदाई करके उसका मिट्टी का उपयोग और कहीं किया है, ऐसे किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का उठा करके एक व्यावसायिक उपयोग किया है और उसके कारण से उस पानी में, उस ज़मीन के नीचे होने का पानी भरता है। उनको सलाह दी गई है कि वो लोग ऐसी ज़मीनों में अपनी फिशरी का जो खेती है वो करेंगे तो उनका उसका उपयोग होगा। तो इस प्रकार से 2022 वर्ष का ये अंतिम सेशन ये समाप्त हुआ है। 2023 की शुभकामनाएं सबको देते हुए, आपके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को 2023 की शुभकामनाएं देते हुए और आज ये सत्र की समाप्ति हुई। गन्ने के भाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। कुछ प्रदेशों ने पहले से ये चीज लागू की हुई है कि गन्ने की कितनी
किस भाव चीनी बिकती है और उसकी कितनी गन्ने की निकलती है एवरेज यानी रिकवरी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से और चीनी के भाव के हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद ही गन्ने का रेट तय किया जाता है। अभी तक हरियाणा में, पंजाब में अथवा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, बल्कि कोई भी एक रेट आर्बिट्रेरली वो सरकारें घोषित करती रही हैं, जिसके कारण से जो नुकसान होता है, घाटा होता है, हमेशा सरकारें देती रही हैं, चाहे प्राइवेट चीनी मिले हों और चाहे कोऑपरेटिव चीनी मिले हों। साथ ही सीएम ने एचएसजीपीसी को लेकर भी हुई चर्चा पर कहा कि हर राज्य का अधिकार है कि वो भी अपनी अलग से कमेटी बना सकते हैं। सीएम ने कहा कि पहले जो नियम बनाए थे उसी के आधार पर 18 महीने का एडहॉक कमेटी का प्रावधान है। कि पहली बात तो ये है कि एसजीपीसी जो अमृतसर बनी हुई है, उन्होंने उसका विरोध किया था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, लेकिन वो बहुत समय से, चूंकि एक्ट तो कांग्रेस सरकार के समय ही बना था, हरियाणा के सिख समाज के हित में बना था, उनके कहने पर बना था, कोर्ट में अंडर लिटिगेशन वो चलता रहा और अंतोगत हमने भी उसको परस्यू किया और अब आकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि नहीं, हरियाणा का हर स्टेट का अधिकार है कि वो अपना इस प्रकार का कोई एक्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। चूंकि वो पिछले समय में 18 महीने की कमेटी बनाई गई थी, उसके आगे कोई भी उसमें प्रावधान नहीं रखा गया था कि व्हाट आफ्टर 18 मंथ्स, पता भी नहीं था कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर ले आएगा। अब वो कमेटी 18 महीने के बाद उसका अस्तित्व वास्तव में समाप्त हो गया। उस समय हम इसलिए उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी नया प्रावधान नहीं ला सकते थे कि मैटर वाज अंडर लिटिगेशन, तो सबजुडिस होने के कारण से उस पर कुछ नहीं किया जा सकता था। अब चूंकि दोबारा से एक निर्णय हमको लेना था कि इसका किस प्रकार से आगे व्यवस्था बनेगी, तो हमने वही काम जो 18 महीने उस समय किया गया था, कुछ नया नहीं किया, जो उस समय सरकार ने किया था वही हमने किया। इसके अलावा शराब से हुई मौत के मामले पर नेशनल क्राइम बोर्ड के आंकड़ों पर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। देखिए, वो एक विषय है जो आप लोगों ने उसको देखा होगा, जो नेशनल क्राइम बोर्ड है उसके अंदर एक डाटा शराब से कितनी डेथ्स हुई, उसमें टेक्निकल चीज क्या है कि यहाँ ये पूछा गया कि जहरीली शराब से कितना हुआ। वो जो डाटा रखा गया उसमें शराब से कितना हुआ, उसमें एक्सेसिव ड्रिंकिंग इसके कारण से भी डेथ्स हुई हैं। तो ज्यादातर डेथ्स जो होती हैं वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण से होती हैं, जिसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है। जहरीली शराब से कितनी होती है वो अलग होती है। वहां वो डाटा मिक्स करके वहां जो प्रिंट किया गया उसी का उल्लेख कर रहे हैं कि लगभग 500 डेथ्स जो है लोकसभा बताई गई, वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग प्लस जहरीली शराब। यहाँ जो बताई गई है केवल जहरीली शराब। अगर वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की बात भी पूछते तो वो सारा डाटा बताया जाता है। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा के सत्र में चाहे वो भर्तियों का मुद्दा हो या फिर अलग अलग पोर्टल का मुद्दा, इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष ने सदन में सभी सवालों का जवाब पूरे डिटेल में दिया। पलवल में प्राकृतिक खेती को लेकर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती और सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। किसान गोष्ठी में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक 125 किसानों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लाभ उनका उठाना चाहिए। किसान जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं या कहें कि मुनाफा कमा सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा प्राकृतिक खेती को लेकर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। किसान गोष्ठी में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक 125 किसानों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें। रासायनिक खादें भूमि के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भूमि का स्वास्थ्य ठीक होने पर फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। किसान जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसान कम प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि मंडी में फसलों की खरीद के दौरान कोई भी परेशानी ना हो और किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जिले के किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मेरा यहाँ आने का पर्पज़ भी ये था कि किसान भाइयों को जो सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में बता दें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। चाहे वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हो गया, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, या प्राकृतिक खेती को लेकर जीवामृत, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग की टेक्नोलॉजी हो गई। ये जितना ज़्यादा आम जनता को या किसान भाइयों को पता होगा, उतना सरकार की स्कीम्स का जो बनाने का पर्पज़ है वो फुलफिल होगा। तो यहाँ पे जैसे आने पे पता चला कि काफ़ी सारी किसान भाइयों की कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग शिकायतें हैं, तो उनको अभी मैं जाके एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मीटिंग रख के उनको सॉल्व करेंगे। एंड कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सरकार की जो स्कीम है उनका बेनिफिट उठा सकें। नेचुरल फार्मिंग के बारे में क्या करें? यहाँ पे अब जैसे समय के साथ ट्रेंड बदल गया है कि फर्टिलाइजर्स पूरे देश में ही ज़्यादा यूज़ में आ गया है, जो केमिकल वाला है। तो मैं जैसे पहले गांव में हम जाते हैं तो जो गोबर वाला है नेचुरल फर्टिलाइजर है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट की है। हाउएवर खेती के मैटर में किसान भाई हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एक टीम की तरह काम करना होता है, इसीलिए उनको प्राकृतिक खेती की मेथोलॉजी के बारे में बताया है, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो और ज़्यादा हो। और क्या अपील करते हो किसानों से आज कार्यशाला हुई? मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाएं, प्राकृतिक खेती पर फोकस करें, ताकि जो ऑनरेबल पीएम को और सीएम साहब का जो विजन है कि हर एक किसान की इनकम डबल करनी है, वो उसका टारगेट हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। अगर हमारा किसान सबसे ज़्यादा सक्सेस होगा, सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, तो समाज का ऑटोमेटिक विकास होगा। वहीं कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है, ऐसे किसानों को प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जीवामृत बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसान 200 लीटर पानी में 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र और 10 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर और 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी, 1 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम बेसन का घोल प्लास्टिक के ड्रम में तैयार करें। इसे लकड़ी की सहायता से सुबह और शाम 2 टाइम हिलाया जाए। 4 दिनों के बाद कपड़े से छानकर संग्रह करें। इस घोल को सिंचाई के पानी के साथ फसल में डालें। खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्लास्टिक के ड्रम और जीवामृत बनाने की सामग्री निःशुल्क प्रदान की जा रही है। किसानों को नीमास्त्र बनाने, ब्रह्मास्त्र बनाने, दशपाषाणी अर्क बनाने की विधि बताई गई है। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसा आपको पता है कि प्राकृतिक खेती पे कृषि विभाग द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमने प्राकृतिक खेती के तहत एक खंड स्तरीय जो किसानों की एक मीटिंग रखी है, चाहे इसको आप प्रशिक्षण शिविर कह दो। इसमें 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें सिर्फ रजिस्टर्ड किसान जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड किसान हैं, यानी कि प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसान हैं, जो सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है और उन्हीं के पास विस्तार से चर्चा होगी। बहुत से किसान भाइयों से भी हम रूबरू होंगे कि वो अपने खेत में किस प्रकार प्राकृतिक खेती करते हैं। और जैसा आपको पता है कि कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती में जो किसान रजिस्टर्ड हैं उनको 4-4 ड्रम और 2 किलो बेसन, गुड़ और एक देसी गाय जो हरियाणा सरकार द्वारा दी जानी है, वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगी। इसका प्रोसेस जारी है। ड्रम और गुड़ और बेसन हमने किसानों को दे दिया है और प्रत्येक हमारे कृषि कर्मचारी की, अधिकारी की ड्यूटी लगा दी है कि वो खेत में जाके वो जीवामृत, बीजामृत अपनी उपस्थिति में किसान से घोल तैयार करवाएगा और अपनी उपस्थिति में ही स्प्रे करवाएगा, ताकि किसान भाई रासायनिक खादों से पीछा छुड़वा सके। क्या फायदा है प्राकृतिक खेती का फायदा, जैसा आपको पता है कि पिछले हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती ही करते थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। आज किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं,
जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है और दिनों दिन छोटे छोटे बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी इतनी बीमारियां, भयंकर बीमारियां लग रही हैं। इसी बात को देखते हुए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि पलवल जिला में कम से कम इतने किसान प्राकृतिक खेती करें जो कम से कम अपने परिवार के लिए कर सकें, ताकि बीमारियों से पीछा छूट सके। वहीं गोष्ठी में आए किसान भी काफी खुश नजर आए। गांव नंगला भिक्कू के किसान गिरिराज ने बताया कि किसान गोष्ठी में किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने से किसानों को लाभ होगा। गांव धतीर के किसान चरणजीत ने बताया कि रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करने से भूमि का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, जिसके चलते अनेक बीमारियां भी पनप रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही किसान अतर सिंह ने बताया कि उन्होंने प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लिया है। प्राकृतिक खेती करने के लिए जीवामृत का प्रयोग करें। जीवामृत में मौजूदा जीवाणु भूमि के स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ कर देते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और आज हमें जो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है और उसी की हमारी जो यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। और मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए मैं भी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और ये प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या कैसे घोल बनाते हैं, कैसे जीवामृत बनाते हैं और कैसे घन जीवामृत बनाते हैं और कैसे नीमास्त्र बनाते हैं और कैसे डिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं, ये सारी विधियां हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बताई गई हैं हमें। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आए हैं और इसी के बारे में हम सीख रहे हैं। किसानों से अपील यही है जी, किसान अब इस खेती को अपना रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और अब जागरूक भी हो रहे हैं, किसान कर भी रहे हैं अभी आप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी डिकम्पोजर और उससे ऐसी खेती कर रहा हूँ। एक इससे इतनी बढ़िया खेती होती है, ना तो यूरिया की ज़रूरत है और न ही DAP की ज़रूरत है और न ही किसी मतलब कीटनाशक की ज़रूरत है। और इसके लिए जो भी जिस भी किसान भाई को और मदद चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वो मेरे खेत पे आके देख सकते हैं मैं किस प्रकार खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती एक गौ माता जो हमारी है उसके से ही संभव है, और क्योंकि उसके गोबर मूत्र में जो जीवाणु हैं वो पूरी तरह से हमारी ज़मीन को स्वस्थ कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं और उसमें जो उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, गुणवत्ता हमारी फसल की बढ़ेगी और हम स्वस्थ और निरोग होकर हम देश की सेवा कर सकते हैं और हमारे नौजवान भी तंदुरुस्त बनेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे और हमारा कल्याण सभी का, एक मानव जाति का ही नहीं, ये पूरे विश्व का और इसमें सभी का कल्याण निहित है। मैं खेती करता हूं और प्राकृतिक खेती के रूप की तरफ आज का किसान ज़्यादा अग्रसर है और उससे हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और जो ये हमारी बीमारी कैंसर जैसी बीमारी ये सब रासायनिक खेती से बढ़ावा मिल रहा है इसको। और इससे हम प्राकृतिक खेती जो हम करते हैं इससे हमारा ज़मीन भी सही रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी पहल है, सरकार ने जो यहाँ पर कैंप लगा है, किसानों को जो बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है, हम इसका समर्थन करते हैं। किसानों से क्या अपील है? किसानों से यही अपील है कि प्राकृतिक खेती करें। जो ये डिकम्पोजर है या जो वो खाद के जो बनाने की विधि है जो उसके बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे शरीर भी अच्छा रहेगा, ज़मीन का जो अपना वो है वो भी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा ज़मीन का। किसानों को जागरूक करने और प्राकृतिक खेती करने के लिए समय समय पर विभाग और सरकार की तरफ से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। इसी का नतीजा है कि किसान तेजी से प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल आज के हरियाणा डायरी के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।